नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आपको 2020 की गलवान घाटी में जो भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच में क्लैश हुआ था वो याद होगा। दोस्तों, आपको यह भी याद होगा कि इस क्लैश में लगभग 20 भारतीय सैनिकों ने अपने जीवन को मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया था। चीन के भी काफी सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी इस पर कोई आंकड़ा नहीं दिया। हाँ, चीन ने इस बात को जरूर माना कि लगभग हमारे 38 सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने नदी में डुबा दिया। नदी में डुबाने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। बहुत ज्यादा, लगभग 50 से ज्यादा चीन के सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मार गिराया था। देखिए, भारतीय सैनिकों ने अपना काम कर दिया था कि जो चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था भारत में, उसको रोक दिया। अब इसके बाद का जो एक्शन लिया वो लिया भारतीय सरकार ने। भारत सरकार ने देर न करते हुए चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए कई सारे बड़े कदम उठाए। इसमें से एक बड़ा कदम था, लगभग 50 चीनी ऐप को बैन कर दिया भारत से, जिसमें एक फेमस ऐप था टिकटॉक। आपको याद होगा, जिसपे शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं हमारे नौजवान, अब तो बुजुर्ग भी बनाया करते थे, तो उसको बैन कर दिया। उसके बाद एक और एक्शन लिया जिसकी वजह से अब चीन परेशान है। वो एक्शन था डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी कि भारत से जो सीधी उड़ान चीन के लिए उड़ा करती थी, चीन के बड़े बड़े शहरों के लिए उड़ा करती थी, उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया। अब इसकी वजह से चीन में काफी जो टूरिज्म है उसको काफी नुकसान हुआ। अब चीन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भारतीय अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे चरमराने लगी है चीन की। ये दुनिया के सामने अब जग जाहिर है। तो जो चीन के अधिकारी, उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है कि कृपया करके जो डायरेक्ट फ्लाइट है जो आपने बैन की हुई है, क्योंकि अभी घटना काफी पुरानी हो चुकी है, इसको दोबारा से रीओपन करिए जाए। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने और भारत सरकार ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि भाई, जब तक LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मुद्दा आप नहीं सुलझाएंगे, तब तक हम ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं रीओपन करेंगे। अब इसी पर एक न्यूज निकल के आ रही है, इस न्यूज पर हम बात करते हैं। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है, जिसमें बताया गया कि सीमा पर टकराव के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के चीन के आह्वान को भारत ने नहीं दिया, यानी भारत ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है चीन की भारत डायरेक्ट फ्लाइट को स्टार्ट करे। अब आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि चीन इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है भारत से कि भाई आप डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कीजिए? तो मैं इसको आपको एक ग्राफ से दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, कोविड के बाद वो उन टूरिस्ट है, जो विदेशी टूरिस्ट चीन में जाते हैं, उसमें उसकी संख्या में कमी आई है। इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्स एक्सिस को तो ईयर से रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस को इंटरनेशनल टूरिस्ट से रिप्रेजेंट किया है। जो टूरिस्ट की संख्या वो मिलियंस में है दोस्तों। तो देखिए, 2019 की अगर बात करूं तो 2019 में कोविड-19 महामारी से पहले चीन में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 65.7 मिलियन थी, 65.7 मिलियन। जबकि 2020 की बात करें, जब कोविड की एंट्री हो गई थी दुनिया के अंदर, तो कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई और यह संख्या 27.5 मिलियन पर पहुंच गई। यानी चीन के अंदर 2019 के बाद 2020 में जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या में कमी की शुरुआत हो गई। 2021 में भी यह गिरावट जारी रही और पर्यटकों की संख्या घटकर 20.3 मिलियन रह गई। लेकिन अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और 2022 में 22.1 मिलियन तक ये बढ़ गई। 2023 की बात करें तो 2023 में पर्यटक क्षेत्र में और सुधार हुआ और पर्यटकों की संख्या 30 मिलियन तक पहुंच गई दोस्तों। लेकिन यह संख्या अभी भी महामारी से पहले की तुलना में काफी कम थी। अब ये जो डायरेक्ट फ्लाइट की बात कर रहा है चीन की, डायरेक्ट फ्लाइट भारत से क्यों होनी चाहिए, तो इसका भी मैं आपको कारण ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ आंकड़े हैं। देखिए, नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग चाइना इन द लास्ट 5 ईयर, अगर पिछले 5 सालों की बात करें, ठीक है, तो देखिए 2019 में लगभग 0.5 मिलियन, लगभग 5 लाख भारतीय पर्यटक चीन गए थे 2019 में। जबकि 2020 में जैसे कोविड की शुरुआत हुई तो इस महामारी के कारण यह संख्या घटकर 0.15 मिलियन यानी लगभग 1.5 लाख रह गई और 2021 में यह आंकड़ा 0.8 मिलियन यानी 80,000 पर आ गया। 2022 में यह थोड़ा सा सुधरा और लगभग 1 लाख हो गया। अभी तक 2023 के तो पूरे आंकड़े आए नहीं है, लेकिन हाँ 1,20,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी धीरे धीरे टूरिस्ट बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहे? उसका रीजन है दोस्तों डायरेक्ट फ्लाइट, यानी कि देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया टू चाइनाज बिग सिटी। जो चाइना के बड़े बड़े शहर हैं उनके बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। और आपको एक बात और बता देता हूं, देखिए बहुत सारी जो टूरिस्ट है, विदेशी टूरिस्ट है, वो पहले भारत आते हैं ज्यादातर और भारत के बाद चीन को देखना पसंद करते हैं, या बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो चीन आते हैं और चीन के बाद भारत आते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है तो डायरेक्ट फ्लाइट ना होने की वजह से
ये जो पर्यटक है ये अपने अपने देश वापस लौट जाते हैं। और इसमें ज्यादा नुकसान जो हो रहा है चीन को हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद जो चीन की जो अर्थव्यवस्था उसको काफी नुकसान हुआ। और उस अर्थव्यवस्था में जो टूरिज्म है ये एक बहुत बड़ा रोल निभाता है चीन की अर्थव्यवस्था में। लेकिन जब उस टूरिज्म इंडस्ट्री को ही जबरदस्त झटका लग रहा, काफी रोजगार जा चुके हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने की वजह से, तो उसको बढ़ावा देने की वजह से ये चीन जो है भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज प्लीज ये डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन भारत ने स्पष्ट कह दिया कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट तो स्टार्ट होगी नहीं, पहले आपको जो LAC का मुद्दा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको रिजोल्व करना होगा। क्योंकि LAC जो है उसको चीन मानता ही नहीं है। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा हिस्सा है। मतलब हमारे हिस्से को आप अपने अंडर में बता रहे हो और हमसे कह रहे हो कि हम टूरिज्म बढ़ाएं। मतलब आपको पैसा कमाने का मौका दें और फिर उसी पैसे से आप भारत के अंदर उत्पात मचाएं। ऐसा तो भाई बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एड्यूमाइंड के बारे में बता देता हूं। देखिए एड्यूमाइंड क्या है। देखिए नॉर्मली जो बच्चे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों ना हो, क्योंकि 1750 का आप सब्जेक्टिव पेपर देंगे, मेंस में तो आपको लिखना ही है। अब ऐसे में आपने सही आंसर लिखा है या गलत आंसर लिखा है इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। अब आपने आंसर तो लिख दिया लेकिन उसको चेक कौन करे, इसको इवेल्युएट कौन करे, तो इसके लिए टीचर की जरूरत है। तो टेक्स्ट बुक ने आपकी इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक AI टूल जनरेट किया जिसका नाम है edumind.ai। आप कुछ नहीं करेंगे, यहां पर textbook.com और edumind सर्च करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं URL आप गूगल क्रोम में या गूगल पे लिखेंगे तो आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना, आप अपना क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, कॉपी नोटबुक में उसका फोटो खींचिए, PDF में कन्वर्ट कीजिए और इस साइट पर जाके कुछ सिंपल से लॉगिन कीजिए अपने मोबाइल नंबर से, कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने क्वेश्चंस को क्या कीजिए इस साइट्स पर अपलोड कीजिए। इस जो edumind.ai टूल है उस पर अपलोड कर दीजिए। ये क्या करेगा, आपके आंसर को जो टॉपर्स ने जो आंसर लिखा है उससे कंपेयर करके आपको बताएगा कि आपके अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है 10 में से कितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 15 में से कितने मार्क्स मिलने चाहिए। मतलब आपको मार्क्स देगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएगा कि आपने आंसर में क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको बताएगा। मतलब आपको अब ये कंप्लीटली फ्री है। मतलब आपको किसी तरीके की कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें आंसर तो लिख रहा हूं लेकिन इसको इवैल्यूएट कौन करेगा। तो इवैल्यूएशन के लिए इवैल्यूएट करने के लिए टेक्स्ट बुक आपको लेके आया edumind.ai जो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।